पहला सवाल है 1.1 इन द डायग्राम बी इज द पॉइंट 0,16। बी एक पॉइंट है 0,16, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है सी इज द पॉइंट 0,6, 0,6 भी नजर आ रहा है। द स्लोपिंग लाइन यानी कि डाउनवर्ड या अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, तो स्लोपिंग लाइन एक बनी हुई है थ्रू बी एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू सी, यानी कि वो बोलता है कि जो एक स्लोप में लाइन आ रही है बी से गुजरती हुई, यानी कि ये ए बी वाली लाइन होगी, और एक लाइन जो हॉरिजॉन्टल है जो सी के थ्रू आ रही है, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो सी के थ्रू आ रही है, वो ए पे टकराती है, यानी कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, और इसने ये खुद बोल दिया कि ए सी हॉरिजॉन्टल लाइन है। देन इक्वेशन ऑफ दी लाइन ए सी इज, अब क्योंकि लाइन ए सी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू सी होता है, इसका m तो होता ही 0 है, और अगर मैं सी पॉइंट देखता हूं तो उसके कोऑर्डिनेट्स है 0,6, तो इसका मतलब इसका इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 6 होगा, यानी कि आपका आंसर 1.1 का ए होगा। देखो उसने बोल दिया ना कि ए सी से ए पे जाती हुई लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर उसने बोल दिया कि ए से सी पे जाती हुई जो लाइन है इसका इक्वेशन ढूंढो। तो जब उसने ऐसा बोल दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि ए सी वाली लाइन जो है वो y इज इक्वल्स टू 6 होगी, ठीक है, क्योंकि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। 1.1 का आंसर ए हो गया। 1.2 पर चलते हैं। 1.2 में लिखा हुआ है अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 0,5, यानी कि इसका जो सी होगा वो 5 होगा। क्यों सर? क्योंकि ये 0,5 से गुजरती है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर एक्स हमेशा 0 होता है, तो 0,5 का मतलब ये हो गया कि ये जो भी लाइन होगी वो इधर से गुजर रही होगी जहां पर y एक्सिस पर 5 है, एंड द ग्रेडियंट इज -2, ग्रेडियंट यानी कि m जो है वो -2 है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, यानी कि y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 5, और अगर मैं ऐसा दिखता हूं तो मुझे आंसर 1.2 का c नजर आता है। बस सिर्फ उसने 5 पहले लिख दिया और -2x बाद में लिख दिया। 1.3 में द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, उस लाइन का स्लोप ढूंढो जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। द स्लोप ऑफ द लाइन, द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, उस लाइन का स्लोप जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो इस लाइन का स्लोप क्या है पहले तो ये ढूंढना। इस लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। मैं इसको -4y इज इक्वल्स टू -3x -5 भी लिख सकता हूं, अगर मैं 3x को और +5 को सीधे हाथ पे ले जाऊं। फिर मैं माइनस से दोनों साइड्स को अगर मल्टीप्लाई करूं तो मैं 4y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 भी लिख सकता हूं। फिर जो 4y से मल्टीप्लाई हो रहा है सीधे हाथ पर आएगा तो हर चीज से डिवाइड होगा, यानी कि 3/4x बन जाएगा और 5/4 बन जाएगा। इसको मैं कंपेयर करूं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो मुझे ये पता चलता है कि ये जो लाइन जिसकी इक्वेशन दी हुई है इसका m 3/4 है और c 5/4 है। तो इस लाइन का जो m है ना, इस लाइन का m वो 3/4 है। हमें इस लाइन का m ढूंढना था, नहीं, इस लाइन का m 3/4 है। मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को y इज इक्वल टू mx प्लस c की तरतीब में ले आया और फिर मैंने कंपेयर कर m और c देखा, तो इस लाइन का m 3/4 है। अलबत्ता मुझे उस लाइन का स्लोप ढूंढना था जो इस लाइन से परपेंडिकुलर है। यानी कि फॉर एग्जांपल लेट से हो सकता है कि ये वाली लाइन जो है ना ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी, ठीक है ना, क्योंकि इसका m जो है वो 3/4 आ रहा है ना, और एक नीचे जाती हुई लाइन होगी जिसका नाम लाइन 2 होगा और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। हमें लाइन 1 का स्लोप मिला है 3/4, लेकिन हमें लाइन 1 का स्लोप नहीं चाहिए, हमें लाइन 2 का स्लोप चाहिए। अच्छा, दो परपेंडिकुलर लाइंस हो, उनका जब स्लोप मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आंसर -1 बनता। अगर लेट से एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है और इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आंसर -1 बनता।
अब जो लाइन नंबर 1 है जो हमें दी हुई थी उसका स्लोप हमें पता है, हम एज्यूम कर लेते वो m1 है, तो हमें ढूंढना क्या है m2। तो m2 कैसे आएगा, 3/4 जब सीधे हाथ पर -1 की तरफ जाएगा तो 4 जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में आएगा और 3 जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आएगा, यानी कि आंसर -4/3 होगा। ठीक है, हाँ नहीं सिर्फ हाँ उससे निकाल सकते हो, उसमें बी जो है वो तुम्हारा वही होता है ना, दोनों ग्रेडियंट को राइट साइड पे लेकर आए हो, लेकिन एक ही चीज़ सीख रहे हो तो उसी से चलते रहो, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, देखो वापस से मैं रिपीट करता हूँ, उसका सवाल ये था द स्लोप ऑफ द लाइन, उस लाइन का स्लोप परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो पहले मैंने इस लाइन का स्लोप ढूंढा, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लेकर आया, इसका m3/4 आया, और फिर मैंने दूसरी लाइन का स्लोप ढूंढने के लिए जो अपनी प्रॉपर्टी थी उसको अप्लाई किया। अब 1.4 में बोलता है वेदर दी पेयर ऑफ लाइंस, यानी कि दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई है 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 7 एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 आर पैरेलल परपेंडिकुलर ऑन ईदर। क्या ये दो लाइंस जो मैं आपको दे रहा हूँ ये पैरेलल हैं, क्या ये दो लाइंस जो मैं आपको दे रहा हूँ परपेंडिकुलर हैं, या ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है। तो हमें जो दो लाइंस दी हुई हैं उसमें से जो पहली लाइन दी हुई है ना वो है 3x प्लस वाई इज इक्वल, सॉरी 3x इज इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 7। ठीक है, मैं अगर ये जो +7 है ना इसको सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे ले जाऊं ना तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू वाई, और फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 7। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं, अगर मैं इसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा m जो है ना वो मैं वापस से बताता हूं 3x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 7 जो है 3x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 7 में जो +7 था उसको सीधे हाथ से मैं उल्टे हाथ पे ले आया, वो -7 बन गया, यानी कि 3x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई बन गया। फिर मैं इसको y इज इक्वल टू 3x माइनस 7 भी लिख सकता हूँ, फिर मैं इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करता हूँ तो m जो है वो 3 बनता है। ये इस लाइन का m आ गया पहली लाइन का। अच्छा, जो दूसरी लाइन दी हुई है ना हमें वो दी हुई है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 7, जो x था उसको उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे ले गया। फिर जो 3y है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना y से, सीधे हाथ पर आएगा तो डिवाइड। अच्छा, माइनस एक्स का मतलब होता है -1x, माइनस एक्स का मतलब होता है -1x, अगर x के साथ कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो y जब सीधे 3 जब सीधे हाथ पर आएगा तो ये -1/3x और 7/3, क्योंकि जो 3 था वो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा था y को, सीधे हाथ पर आएगा तो जितनी भी टर्म्स है उसको डिवाइड करेगा। अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो मुझे पता चलता है कि इस लाइन का m जो है ना वो -1/3 आ रहा है। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं तो आंसर सेम आता, सेम नहीं आ रहा, लेकिन ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। कैसे पता, अगर मैं इन दोनों लाइंस के ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करता हूं, मैं 3 को -1/3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर -1 आता है, और दो परपेंडिकुलर लाइंस के ग्रेडियंट को अगर मल्टीप्लाई किया जाए ना तो आंसर -1 आना चाहिए, लिहाजा ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ठीक है, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस है, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस
में ये प्रॉपर्टी होती है कि दो लाइंस का ग्रेडियंट अगर मल्टीप्लाई किया जाए आपस में तो आंसर -1 आता है। तो अगर हम इन दोनों के ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर -1 आ रहा है। और अगर हमारा आंसर -1 आ रहा है इसका मतलब ये दोनों लाइन जो हैं वो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। फिर हम 1.5 की बात करते हैं। 1.5 में बोलता है वाई इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है, उसका वाई इंटरसेप्ट और स्लोप ढूंढना। इक्वेशन है 3y इज इक्वल्स टू 9 - 12x। तो ये जो 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है ये अगर सीधे हाथ पर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है 3, और 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है 4। तो y इज इक्वल्स टू 3 - 4x भी हो सकता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू -4x प्लस 3, और इसको अगर मैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करूं तो m की जगह क्या लिखा है -4 और c की जगह क्या लिखा है 3 लिखा हुआ है। तो आंसर क्या होगा 1.5 का आंसर c होगा, यानी कि इसका y इंटरसेप्ट 3 है और इसका स्लोप जो है वो -4 है। हमेशा m और c ढूंढने के लिए इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लेकर जाना जरूरी है। फिर 1.6 की बात करते हैं। 1.6 में लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू c इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है या हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो इसका इक्वेशन y इज इक्वल्स टू c होता है। रीजन मीन कि उसमें m हमेशा 0 होता है। फिर 1.7 ये जो शुरू की क्लास में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी उससे भी रिलेट करता है। अ फर्म्स फिक्स कॉस्ट आर ₹50,000 पर वीक। एक कंपनी की फिक्स कॉस्ट 50,000 रुपये है एक हफ्ते की। एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज ₹10 पर यूनिट, और उसकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10 पर यूनिट है। फिक्स कॉस्ट हर लिहाज से पे करनी होती है, वेरिएबल कॉस्ट जितने ज़्यादा यूनिट्स होते हैं उतनी पे करनी होती है। द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ फॉर द फर्म इज, कॉस्ट का फंक्शन क्या होगा। तो जनाब कॉस्ट का जो फंक्शन होगा ना वो होगा CX इज इक्वल्स टू 50,000 प्लस 10x, जहां पर x क्या रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ यूनिट्स, और c इज अ फंक्शन ऑफ x जो है वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल कॉस्ट। यानी कि अगर आप इस सवाल में ये पूछोगे कि बताओ 0 यूनिट्स पर कॉस्ट कितनी है तो आपका आंसर आएगा 50,000 प्लस 10 इंटू 0 यानी कि 50,000, क्योंकि जब 0 यूनिट्स होते हैं तो आपको फिक्स कॉस्ट पे करनी ही पड़ती है। इसी तरह से अगर लिखा हुआ आएगा C, आप पूछोगे बताओ एक यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी है तो 50,000 प्लस 10 इंटू 1, तो आपका आंसर आएगा 50,000 और 10। और इसी तरह से 2 यूनिट्स पर 50,000 और 20, 3 यूनिट्स पर 50,000 और 30। टोटल कॉस्ट के फंक्शन का काम ये होता है कि अगर आप उसमें यूनिट्स पुट इन करते हो तो वो आपको बता देता है कि उन यूनिट्स की कॉस्ट कितनी होगी। तो 1.7 का आंसर क्या होगा ए। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमें हमेशा पे करनी होती है, और वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो जितने यूनिट ज़्यादा बनते हैं उतनी ज़्यादा पे होती है। तो उससे हमसे ये पूछा था कि टोटल कॉस्ट का क्या फंक्शन होगा। टोटल कॉस्ट का हमेशा फंक्शन हमने एक क्लास में सीखा भी था, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल कॉस्ट को C इज़ अ फंक्शन ऑफ x ऐसे भी लिखा जाता है। फिक्स कॉस्ट हमारी 50,000 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सवाल में 10 रुपये दी हुई है, नंबर ऑफ यूनिट्स को x से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो उसकी जगह x लिख सकता हूँ। इसमें जब मैं यूनिट्स डालूंगा तो ये बता देगा उन यूनिट्स को बनाने का टोटल खर्चा कितना होगा। 0 यूनिट्स पर सिर्फ फिक्स कॉस्ट पे करनी होती है तो 0 डालोगे तो आंसर 50,000 आएगा। एक यूनिट पर खर्चा 50,000 और 10 आएगा क्योंकि 50,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट पे करनी है और 10 रुपये की वेरिएबल पे करनी है। 2 यूनिट्स पर खर्चा 50,000 और 20 आएगा। एक्स की जगह आप 2 डालोगे तो आंसर आपका 50,000 और 20 इसलिए आएगा क्योंकि 50,000 की फिक्स कॉस्ट पे करनी है
और 2 यूनिट्स की 10 रुपए के हिसाब से 20 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट पे करनी है। 1.8 हाइलो मेथड का लेक्चर भी मैं आप लोगों को भेजूंगा और हाइलो मेथड हमने डिस्कस भी किया हुआ है। हाइलो मेथड की बेसिस पर सवाल सॉल्व होगा। हाइलो मेथड कब डिस्कस किया सर? जो हम लोग एक मेथड अप्लाई कर रहे थे ना, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के बिल वाली एग्जांपल देखी थी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, उससे सॉल्व होगा। कैसे देखते हैं, देखो 1.8 में लिखा हुआ है द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब कि इसमें फिक्स वेरिएबल सब शामिल है। द टोटल कॉस्ट कर्व ऑफ द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर फोटोग्राफ इज लीनियर। लीनियर का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि जब आप लेट से इलेक्ट्रिसिटी के बिल की बात करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल में अगर के इलेक्ट्रिक आपसे ये बोल दे कि हर बिजली का यूनिट 10 रुपए का ही होगा, हर बिजली का यूनिट 10 रुपए का ही होगा, तो आप बोलोगे कि ये लीनियर बिलिंग है। यानी कि ऐसा नहीं कह रहा कि इलेक्ट्रिक के पहले 10 यूनिट 10 रुपए के होंगे, फिर अगले 10 यूनिट 20 रुपए के होंगे, फिर अगले 10 यूनिट 30 रुपए के होंगे। ऐसा बोलेगा तो एक अलग बात है। इसी तरह से अगर आप दुकान पर जाओ और लेट से कोई चिप्स खरीदो और चिप्स का एक पैकेट 30 रुपए का हो, दुकानदार बोले एक पैकेट 30 का है, 2 पैकेट 60 के हैं, 3 पैकेट 90 के हैं, 4 पैकेट 120 के हैं, 5 पैकेट 150 रुपए के, तो आप बोलोगे ये लीनियर रिलेशन है। लेकिन अगर दुकानदार ये बोले एक पैकेट लोगे तो 30 का लगाऊंगा, 2 लोगे ना तो 2 पैकेट्स में 29 रुपीज के हिसाब से टोटल 58 में दे दूंगा। 3 पैकेट्स लोगे ना तो 3 पैकेट्स अगर तुम लोगे तो मैं एक पैकेट तुम्हें 28 रुपए का लगा दूंगा। तो मैं बोलूंगा वो नॉन लीनियर रिलेशन है, वो नॉन लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन में रेट हमेशा सेम रहता है, 1 का 30, 2 का 60, 3 का 90 और 4 का 120। 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए, चाहे एक चीज लो चाहे 100 चीजें लो। नॉन लीनियर में क्या होता है, एक पे कुछ रेट है, 2 लिए तो पर यूनिट रेट 30 नहीं रहा, 29 हो गया, चेंज हो गया, वो नॉन लीनियर है। तो यहां पर उसने बोला द टोटल कॉस्ट कर्व ऑफ द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर फोटोग्राफ इज लीनियर। द टोटल कॉस्ट, टोटल क्यों लिख रहा है, वेरिएबल लिख दे। टोटल इसलिए लिख रहा है, हो सकता है कि कुछ हिस्सा फिक्स्ड हो और कुछ हिस्सा वेरिएबल हो। The total cost of 5 and 8 copies of a photograph are rupees 80 and rupees 116 respectively. Respectively का क्या मतलब होता है, लाइन वाइज, ठीक है ना। तमीज या इज्जत एक अलग बात, लेकिन रिस्पेक्टिवली का यहाँ पर मतलब है लाइन वाइज। लाइन वाइज का क्या मतलब सर, इतना भी नहीं पता हमें। तो भाई उसका मतलब ये है कि जहां पर ये 5 लिखा है ना तो 5 के साथ ये 80 है, और जहां पर ये 8 लिखा है ना इसके साथ 116 है। जब रिस्पेक्टिवली आ जाता है जुमले में, उसका मतलब ये होता है कि पिछली जो बात की थी और अगली जो बात की, उस पिछली बात में पहली बात के साथ अगली बात की पहली बात। पिछली बात उसने की थी 5 और 8 कॉपीज, अगली बात उसने की थी 80 और 116 रुपए। तो पिछली बात जो की थी उसमें जो पहली बात की थी वो क्या की थी, 5। अगली बात जो की थी उसमें पहली बात क्या की थी, 80। तो वो बोले 5 का 80, सही है ना। और पिछली बात में दूसरी बात क्या की थी, 8, और दूसरी बात में दूसरी बात क्या की थी, तो वो बोला 8 का 116, ठीक है। बड़ा ग्लास 10, छोटा ग्लास 5। तो अब वो रिस्पेक्टिवली का मतलब ये हो गया कि पहले मैंने जो बताया ना वो पहले वाले का बताया, दूसरे वाले का जो बताया वो बाद में बताया। रिस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर मैं यूनिट्स लिखूं और मैं साथ में कॉस्ट लिखूं, तो कहने का मकसद ये है कि भाई 5 यूनिट्स का खर्चा 80, 8 यूनिट्स का खर्चा 116 और टोटल कॉस्ट। अब जब 5 यूनिट से खर्चा 80 था, 8 यूनिट्स में खर्चा 116, क्यों, क्योंकि 3 यूनिट्स बढ़े तो खर्चा बढ़ा। इसका मतलब मेरा खर्चा कितने से बढ़ रहा है, 36 से। जब मेरे यूनिट्स कितने से बढ़ रहे हैं, 3 से। तो अगर 36 रुपए का खर्चा 3 यूनिट्स के बढ़ने की वजह से, तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 रुपए फी यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी, है ना। अगर मेरा के इलेक्ट्रिक के बिल वाली एग्जांपल पर जाओ, तो अगर मेरे पास जो है वो 5 पर 80 का खर्चा है और 8 पर 116 का खर्चा है, खर्चा 36 से बढ़ रहा है क्योंकि 3 चीजें ज्यादा हैं।
तो इसका मतलब 36 रुपए की 3 चीजें, तो एक चीज 12 रुपए की। ये वेरिएबल हिस्सा है, यूनिट्स के साथ चेंज हो रहा। फिक्स अगर निकालना हो तो हम ये करते थे, हम बोलते थे कि यार ये 80 रुपए का जो टोटल खर्चा है ना, इसमें 5 यूनिट्स के 12 रुपए के हिसाब से कुछ वेरिएबल भी शामिल है। 5 यूनिट्स के 12 रुपए के हिसाब से 60 बन गए वेरिएबल। अगर 80 टोटल है तो 20 रुपए फिक्स्ड होंगे। यानी कि इसने बोला होगा कि मैं 20 रुपए तो लूंगा ही लूंगा, और उसके बाद हर यूनिट के 12 रुपए। तो इसीलिए 5 यूनिट्स पर टोटल खर्चा 80 आ रहा था, क्योंकि 20 तो लेने ही थे। 5 यूनिट्स के 12 रुपए के हिसाब से 60 बनते, टोटल 80 बन जाता है। अच्छा, अगर 116 की बात करें, 116 में से अगर हम माइनस कर देंगे ना 8 यूनिट्स के 12 रुपए के हिसाब से पैसे, तो भी 20 बनेंगे। 8 यूनिट्स के 12 रुपए के हिसाब से कितने बनते हैं? 96। 116 में से 96 हटाओ तो 20 बच गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा फिक्स्ड खर्चा है ना वो कितना है? 20। इस तरह से ये बिल बनकर आ रहा है। जिस तरह 116 का जो बिल बनकर आ रहा है 20 रुपए फिक्स्ड और 8 यूनिट्स के 12 रुपए के हिसाब से 96, टोटल 116। ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला था द टोटल कॉस्ट फॉर 10 कॉपीज ऑफ द फोटोग्राफ विल बी। तो भाई 10 कॉपीज की टोटल कॉस्ट अगर आप पूछते हो तो 20 रुपए फिक्स्ड है, वो तो देने ही है। और 10 कॉपीज के 12 रुपए के हिसाब से 120 और बनते हैं, तो टोटल कुल मिलाकर 140 बनता है। आंसर 140 होगा। देखो सर, टोटल कॉस्ट पूछी है। टोटल कॉस्ट का मतलब ये है कि फिक्स भी और वेरिएबल भी। तो मैं जो है वो 20 रुपए तो फिक्स दे ही रहा था, और फिर हर यूनिट के 12 रुपए अलग से हैं, तो 10 यूनिट्स के 120 वो भी हैं। 120 और 20 140 बन जाता है। सही है, तो डी आंसर होगा। लीनियर में कांस्टेंट होती है वेरिएबल कॉस्ट, और नॉन लीनियर में 12 भी हो सकता है, फिर ज्यादा, फिर 11 भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। अच्छा, 1.9 देखते हैं। 1.9, a manufacturer produces 80 TV sets at a cost of 220,000। एक टीवी बनाने वाली कंपनी ने 80 टीवी बनाए। 80 टीवी बनाने में उनका खर्चा लगा 2,20,000। एंड 125 टीवी सेट्स, और उन्होंने जब 125 टीवी सेट्स बनाए तो उनका खर्चा लगा एट अ कॉस्ट ऑफ 287,500। ठीक है। एज्यूमिंग द कॉस्ट कर्व टू बी लीनियर, आप एज्यूम कर लो कि कॉस्ट कर्व लीनियर है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है। द कॉस्ट ऑफ 95 सेट्स विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन एस। अब देखो अगेन, आपका खर्चा कितना ज्यादा है? 287,500 और 220,000 में डिफरेंस कितना है? हाँ, 67,500 ना। 67,500 का खर्चा ज्यादा आया है जब मैंने 80 के बजाय 125 टीवी बनाए थे। यानी कि 45 जो इजाफी टीवी बनाए ना, उस पर मुझे 67,500 ज्यादा देने पड़े थे। इन दोनों का डिफरेंस 45 होगा और इन दोनों का डिफरेंस 67,500 होगा। तो इसका मतलब हर यूनिट ज्यादा टीवी का बनाने के लिए वेरिएबल खर्चा कितना है? 1500 पर यूनिट। ठीक है। अब कुछ खर्चा फिक्स भी हो सकता है। अगर मैं 2,20,000 रुपए की बात करता हूं तो 2,20,000 रुपए में वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल है। इसमें से मैं माइनस कर देता हूं 80 यूनिट्स का 1,500 रुपए के हिसाब से, 80 यूनिट्स का 1,500 रुपए के हिसाब से जो वेरिएबल अमाउंट है। तो 2,20,000 में से माइनस कर दो 1,20,000, कितना बचा? 1 लाख। अच्छा, इसी तरह से जो हमारे पास 287,500 है, इसमें 125 यूनिट्स का 1,500 रुपए के हिसाब से वेरिएबल शामिल होगा। हटाओ, देखो सेम आंसर बनता है, 1 लाख बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि टीवी बनाने के लिए अगर मैं इक्वेशन बना दूं CX इज इक्वल्स टू, टोटल कॉस्ट में फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट होती है ना। देखो हमने ये पढ़ा हुआ है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट
प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब यार कुछ ऐसा हो रहा है कि जब ये टीवी वाली कंपनी टीवी बनाती है तो ये 1 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट तो पे करती ही है, यानी कि इसके जो खर्चे होते हैं उसमें 1 लाख रुपया तो होता ही है, प्लस जितने टीवी ये बनाती है हर टीवी के लिए 1500 रुपए का इजाफी खर्चा होता है, वो वेरिएबल है, जितने ज्यादा यूनिट्स बनाऊंगा उतना ज्यादा खर्चा होगा, तो प्लस 1500 एक्स, ये कॉस्ट की इक्वेशन बन जाएगी। अब अगर मैं लेट से बोलूं कि भाई 80 यूनिट्स का खर्चा बताओ, 80 टीवी बनाने का खर्चा बताओ, तो एक्स की जगह जब तुम 80 डालोगे ना तो टोटल खर्चा यानी कि सी एक्स की वैल्यू 2,20,000 आएगी। जब तुम x की जगह 80 डालोगे इस इक्वेशन में तो 1500 इंटू 80 प्लस 1 लाख 2,20,000 बनेगा। जब तुम इसको बोलोगे 125 टीवी का खर्चा बताओ तो तुम x की जगह 125 डालोगे तो 1500 इंटू 125 प्लस 1 लाख, क्या आंसर आएगा 287,500। इसने क्या पूछा 95 टीवीज का खर्चा बताओ, तो मैं क्या करता हूं, मैं x की जगह 95 डालता हूं तो ये बन जाएगा 1 लाख प्लस 1500 इंटू 95, कितना बनता है 242,500। क्या आंसर होगा डी, 1.9 का आंसर बी होगा। ठीक है, इसके बाद 1.10 the cost of production of a product in rupees is, इसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दी, इसने बोला भाई यूनिट्स बनाने का जो खर्चा होता है ना वो 15x प्लस 9750 होता है। ये कॉस्ट का इक्वेशन दे दिया, इसका मतलब x की जगह जब यूनिट्स डालूंगा तो क्या आ जाएगा खर्चा। और एक और बात बताऊं, 9750 क्या होगा फिक्स कॉस्ट और 15 रुपए क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं एक भी यूनिट नहीं बनाऊंगा तो 15 इंटू 0 प्लस 9750 खर्चा कितना होगा 9750। अगर मैं एक यूनिट बनाऊंगा तो खर्चा कितना होगा 15 इंटू 1 प्लस 9750 कितना होगा 9765। अगर मैं 2 यूनिट्स बनाऊंगा तो खर्चा 15 इंटू 2 प्लस 9750 यानी कि 9780। ऐसा ही है, ठीक है। फिर उसने बोला वेयर x इज द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड इफ सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम इज ₹30। सेलिंग प्राइस का क्या मतलब होता है, एक चीज कितने की बेचता हूं। द सेल्स क्वांटिटी एट विच देयर वुड बी नो प्रॉफिट और लॉस, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट बताना। 2-3 तरीके हैं ब्रेक इवन पॉइंट बताने के। एक तरीका तो हमने ये सीखा है कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आती है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हमारे पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है ना वो है 30 रुपए, एक यूनिट में 30 रुपए का बेचता हूँ, मेरी वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपए है तो मेरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाती है 15। और मेरी जो सवाल में फिक्स कॉस्ट दी हुई है वो कितनी है 9,750 रुपए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 15। इस हिसाब से आंसर क्या आता है, इस हिसाब से आंसर 650 आता है, इस हिसाब से आंसर 650 आता है। एक तरीका तो ये है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और 9750 डिवाइडेड बाय 15 650 यूनिट्स आ रहा है। 650 यूनिट्स बनाकर बेचूंगा तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। यकीन नहीं आता सर तो उसको यकीन भी दिला देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन 650 यूनिट्स बेचने पे ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये होता है क्या आप जो है ना सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू का फंक्शन बनाओ। सेल्स रेवेन्यू का फंक्शन यानी कि सेल्स रेवेन्यू कैसे आता है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आपका सेल्स रेवेन्यू का जो फंक्शन होगा ना वो जाएगा, सेलिंग प्राइस 30 दी हुई है और नंबर ऑफ यूनिट्स x से रिप्रेजेंट हो रही है, सेल्स रेवेन्यू का फंक्शन कहलाता है। सेल्स रेवेन्यू का फंक्शन क्या करता है,
इसमें जब आप यूनिट्स डालोगे तो ये बता देगा उन यूनिट्स पर सेल्स रेवेन्यू कितना होगा। एक चीज 30 की बेचते हो, जितनी भी चीजें बेचोगे उससे मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा सारी चीजें कितने की बिकी। ठीक है, और फिर आप बना लो प्रॉफिट का फंक्शन। प्रॉफिट का जो फंक्शन होगा वो कैसे आता है, सेल्स रेवेन्यू का फंक्शन माइनस कॉस्ट का फंक्शन। सेल्स रेवेन्यू का फंक्शन यानी कि 30x माइनस कॉस्ट का फंक्शन यानी कि 15x प्लस 9750। तो आपका यहां पर जो सेल्स रेवेन्यू का फंक्शन बनेगा 30 में से 15 माइनस करेंगे तो 15x माइनस 9750। जब आपके पास प्रॉफिट का फंक्शन आ गया, जब आपके पास प्रॉफिट का फंक्शन आ गया 15x माइनस 9750, अब ये प्रॉफिट के फंक्शन का मतलब होता है कि x की जगह नंबर ऑफ यूनिट्स डालोगे तो वो बता देगा उतने यूनिट्स पर कितना प्रॉफिट या कितना लॉस था। लेकिन अभी तो हमसे सवाल क्या पूछा है, हमसे सवाल ये पूछा हुआ है कि ब्रेक इवन पॉइंट कहां पर होगा, कहां पर कंपनी को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो इसका मतलब प्रॉफिट की जगह हम 0 लिखते हैं, 0 इज इक्वल्स टू 15x माइनस 9750। इसको अगर सॉल्व करोगे और x निकालोगे ना वो भी 650 आएगा। 9750 उल्टे हाथ पर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 15 जो है वो 9750 से डिवाइड होगा, तो आंसर आपका इस केस में भी 650 आएगा। ठीक है, अब बात ये आ गई कि भाई दो मेथड से आंसर तो आ गया, लेकिन सर ये आंसर सही है या नहीं, तो हम देख लेते हैं। कैसे देखेंगे भाई, अगर मैं 650 यूनिट्स बेचता हूं, जो मेरा आंसर आ रहा है 30 रुपए का एक यूनिट बेचता हूं, 650 यूनिट्स बेचूंगा तो सेल्स रेवेन्यू कितना होगा, हाँ मल्टीप्लाई करो 30 इंटू 650 कितना बनता है, 18,500 बनेगा, 19,500 बनेगा, हाँ 19,500 सेल्स रेवेन्यू 19,500 आ गया। इसमें से लेस कर दो, इसमें से लेस कर दो वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 15, तो 650 यूनिट्स की कितनी हुई 9750, बताओ ना 15 इंटू 650 कितना है, सही है। सेल्स रेवेन्यू से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या बचता है, क्या कहलाता है कंट्रीब्यूशन। कितना आएगा कंट्रीब्यूशन 9750। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं प्रॉफिट के पे आने के लिए, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो हमारा प्रॉफिट कितना आया 0। इस तरह से प्रूफ कर सकते हो, या प्रॉफिट के फंक्शन में पुट कर 650 प्रूफ कर सकते हो, या सेल्स रेवेन्यू के फंक्शन में 650 पुट कर सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू निकालो, और कॉस्ट के फंक्शन में 650 पुट इन कर कॉस्ट की वैल्यू निकालो, और सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर लो। ठीक है, यहां तक कोई मसला। तो ये पहले 10 सवाल हमने डिस्कस करे, सही है। और यहां पर मैं क्लास को एंड कर रहा हूं, फिर बाकी सवाल बाद में।